साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे तथा इस वीडियो के पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और, यदि आपको लगता है कि इस करंट के वीडियो में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व विरासत दिवस की या वर्ल्ड हेरिटेज डे की। तो यह प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि किस संस्था के द्वारा इसको मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व भर में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स या शॉर्ट में कहें तो इको मास द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए या जो विश्व विरासत स्थल हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा इसकी जो 2020 की जो थीम है वह थीम याद रखिएगा। इसकी थीम है शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हिंदी में कहें तो साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, यह इसकी थीम है। अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको विश्व विरासत दिवस मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिए इन विरासत स्थलों को संरक्षित करके रखना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुछ अन्य बातों को देख लें तो वर्ष 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट इकोमास ने सुझाव दिया कि 18 अप्रैल को स्मारक एवं स्थलों के लिए या ये जो विरासत स्थल हैं इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को 1983 में यूनेस्को के 22वीं आम सभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसका उद्देश्य था कि सांस्कृतिक विरासत स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं उनका संरक्षण करना। तथा यहाँ पे अब इस संस्था के बारे में देख लें, इकोमास अर्थात इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के बारे में। तो इस संगठन की स्थापना जो है वो बेनिस चार्टर, याद रखिए किस चार्टर के द्वारा, तो बेनिस चार्टर में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर की गई थी, जिसे स्मारक एवं स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए वर्ष 1964 के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के रूप में भी जाना जाता है। कुछ अन्य बातें देखें तो वर्तमान में भारत में कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं या विश्व विरासत स्थल हैं तथा भारत का विश्व में विश्व विरासत स्थलों के मामले में छठा स्थान है। मतलब छठा सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल कहाँ पर है, तो वो भारत में है। तथा एक बात और याद रखिएगा, जो विश्व विरासत स्थल होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं। एक तो मानव निर्मित हो सकते हैं, जैसे कि कुछ किले वगैरह होते हैं, या प्राकृतिक हो सकते हैं, या मिश्रित हो सकते हैं। तो याद रखिए कहीं पे प्रश्न पूछा जाए कि जो विश्व विरासत स्थल होते हैं उसमें कौन कौन से आएंगे, तो मानव निर्मित भी आएगा, प्राकृतिक भी आएगा और मिश्रित भी आएगा। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं त्रिमेर सुरस सालाजार के बारे में। त्रिमेरे सुरस सालाजार, तो यह क्या है? तो यह एक सांप की प्रजाति है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखें तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व, तो पक्के टाइगर रिजर्व में सांपों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह सरीसृप की 5वीं प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में 1 साल के भीतर खोजी गई है। अब इस सांप के बारे में कुछ और बात कर लें तो ग्रीन पिट वाइपर त्रिमेरे सुरस सालाजार जो है ये ट्राइमेरा सुरल लेसेपेड वर्ग से संबंधित है। इस वर्ग में जहरीले नागों के साथ साथ पारिस्थितिक रूप से विविध प्रजातियां शामिल होती हैं। तथा यह जो ग्रीन पिट वाइपर है, तो ग्रीन से पता चल रहा है कि यह हरे कलर का, यह जो सांप है यह हरे कलर का होता है और जहरीला होता है। वैसे भी पिट वाइपर जो होते हैं ये अत्यधिक विषैले सांप होते हैं, जिन्हें आँख एवं नसिका के बीच हिट सेंसिंग पिट अंगों द्वारा पहचाना जाता है। कुछ अन्य चीज़ें देखें तो इसका जो नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली ग्रीन पिट वाइपर की इस नई प्रजाति का उल्लेख है, इसके नाम का जो उल्लेख है वो हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी सीरीज हैरी पॉटर में किया गया है। कैसे किया गया है तो उसको देखते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है इस सांप का, त्रिमेरे सुरस सालाजार, इस नाम का एक कैरेक्टर है इस हैरी पॉटर में। तो जो जेके रॉलिंग की जो ये हैरी पॉटर सीरीज है या जो किताब है, इसमें एक स्कूल है, काल्पनिक स्कूल है, वो जादू मतलब जहाँ पे जादू सिखाया जाता है, उसका नाम है
हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्टी। तो यह जो क्या कहते हैं जादू सिखाने वाला जो स्कूल है, इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है सालाजार स्लेथेरिन। तो इसी नाम से प्रेरित होकर के इस सांप का नाम रखा गया है। तथा एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह जो सांप है पाया कहाँ गया है, तो पक्के टाइगर रिजर्व, और इसी पक्के टाइगर रिजर्व से होते हुए एक सड़क प्रस्तावित है। मतलब एक यहाँ से सड़क गुजरनी है 50 से 60 किलोमीटर की। तो इस सड़क के बनने से क्या है कि ये सांप की जो प्रजाति है या जो सांप की अन्य यहाँ की प्रजातियाँ होंगी उनके आवास को खतरा है। और वैसे भी जब कहीं पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है या जब बड़े बड़े डैम बनते हैं या पावर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है ये इन सांपों को होता है, क्योंकि इनका आवास ही सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या शॉर्ट में कहें तो TLTRO के बारे में। तो यह क्या है, तो चर्चा में क्यों है, इस चीज़ों को देख लेते हैं। तो हाल ही में RBI ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित या रिवाइव करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। ये सारे कदम उठाए क्यों गए हैं कि जो कोरोना वायरस की जो महामारी है इसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, तो आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, वो बंद है। तो उनको पुनर्जीवित की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए क्या है कि मार्केट में मुद्रा की तरलता के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम जो है RBI के द्वारा उठाए गए। इन्हीं कदमों में से एक कदम है कि RBI ने घोषणा की है कि बैंक जो है वो RBI से 50,000 करोड़ तक का फंड TLTRO अर्थात टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत ले सकते हैं। तो इस वजह से यह चर्चा में है। अब इसके बारे में थोड़ा बात करें टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में। तो यह एक प्रकार का टूल्स होता है जिसके तहत बैंक जो है बैंक फंड को, मतलब जो RBI से वो फंड उधार लेते हैं उसको 3 साल तक के लिए उधार ले सकते हैं। तो चूंकि ये लॉन्ग टर्म अर्थात 3 साल के लिए लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी टूल के माध्यम से ही जो बैंक है वो RBI से उधार लेते हैं, अन्य कई सारे टूल हैं जिनके माध्यम से बैंक जो है वो RBI से उधार लेते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या LAF, और दूसरा एक टूल है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। इनके जरिए भी बैंक जो है वो RBI से उधार ले सकते हैं। परंतु पेच क्या है, पेच यह है कि इनके माध्यम से उधार लिया जाता है तो ये अल्पकालिक उधार होते हैं, अर्थात केवल ये 28 दिन के लिए ही इसके माध्यम से उधार लिया जा सकता है। जबकि जब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के जरिए उधार लिया जाएगा तो वो दीर्घकालिक है, 3 साल तक के लिए उधार ले सकते हैं। तथा यह जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है इसके तहत जो बैंक फंड उधार लेंगे, ऐसा नहीं कि यूं ही ले लेंगे, इसके लिए बैंकों को कुछ एसेट जो है वो RBI के पास रखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सरकारी प्रतिभूति हैं, इस तरह की चीज़ें उनको गिरवी रखना पड़ेगा। परंतु इस बार जब RBI ये फंड दे रही है टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के माध्यम से 50,000 करोड़ तक का, तो इसके साथ इन्होंने उधार देने की एक शर्त भी रखी बैंकों के सामने। शर्त यह है कि बैंकों को उधार लिए गए फंड का कम से कम 50% फंड जो है उधार के रूप में आगे लघु एवं मध्यम साइज के जो NBFCs हैं अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, इनको देना होगा, जिससे कि जो MSMEs हैं उनको फंड प्रोवाइड किया जा सके या उनको उधार दिया जा सके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझें कि यदि मान लीजिए SBI ने इस टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के माध्यम से 5,000 करोड़ का फंड जो है लोन के तौर पर लेता है, तो इसको 2,500 करोड़ का जो फंड है वो इनको लघु एवं मध्यम साइज के जो NBFCs हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इनको देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग जून एल्मीडा की। तो ये जो एक महिला है यह UK की वायरोलॉजिस्ट है और ये बहुत ही ख्याति प्राप्त वायरोलॉजिस्ट है। अब प्रश्न उठता है वायरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तो वायरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो वायरस की जो विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं उनको डायग्नोसिस करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो ये वायरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो ये जून एल्मीडा जो है यह विश्व की बहुत ख्याति प्राप्त वायरोलॉजिस्ट हैं। और यह चर्चा में क्यों आई? क्योंकि ये पहली व्यक्ति थी जिन्होंने पहली बार ह्यूमन कोरोना वायरस को देखा था। मतलब यदि ह्यूमन कोरोना वायरस को किसी ने पहली बार देखा तो वो इन्होंने ही देखा था, जून एल्मीडा ने देखा था।
इसके अलावा इनकी और कई सारी उपलब्धियां हैं, जैसे कि इसके अलावा इन्होंने पहली बार रूबेला वायरस, इसको भी इन्होंने ही देखा था। इनके द्वारा बताया गया था कि हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है उसके दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जिनमें से एक जो है वो पार्टिकल की सतह के ऊपर और दूसरा सतह के अंदर स्थित होता है। इनके द्वारा ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो प्रौद्योगिकी है उसको विकसित की गई, जिसका प्रयोग, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है इसका प्रयोग जो है वायरल डायग्नोसिस, मतलब वायरसेस को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा 1979 में WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रैपिड लेबोरेटरी वायरल डायग्नोसिस का एक मैनुअल तैयार किया था। मैनुअल मतलब ये कि लैब में किस प्रकार से जो वायरसेस हैं उनको किस प्रकार से उनकी जांच पड़ताल या उनको डायग्नोसिस किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसके लिए एक मैनुअल तैयार किया था। और इसको तैयार करने के लिए, इस मैनुअल को तैयार करने में भी जो जून एल्मिडा हैं इन्होंने अपना योगदान दिया था। तथा 1967 में जून एल्मिडा ने B814 का एक वायरस था, इसके सैंपल को एकत्र किया और इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा था। और यह पहला ह्यूमन वायरस मतलब कोरोना वायरस था। और इसका जो नाम है ये B814 को, इसको जो इन्होंने नाम दिया वो कोरोना वायरस दिया था। और 1968 एक साल बाद इस नाम को स्वीकार कर लिया गया था। अब प्रश्न उठता है इसको नाम कोरोना वायरस ही इन्होंने क्यों दिया? तो चूंकि जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा तो इसका जो इस वायरस का जो आकार था कुछ ऐसा था जैसे कि आप मान लीजिए कि क्राउन देखते हैं, मुकुट, राजा का जो मुकुट होता है उसमें आप देखे होंगे तो स्पाइक्स बने होते हैं। जो ब्रिटेन के राजा होते हैं उनके मुकुट में कुछ इस तरह से स्पाइक्स बने होते हैं। तो ये देखा गया कि ये जो B814 वायरस था इसमें भी इसकी संरचना में इस प्रकार से कुछ स्पाइक्स बने हुए थे, तो इसलिए इसका नाम जो है वो कोरोना वायरस रखा गया। अब थोड़ा सा इस B814 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह पहला ह्यूमन कोरोना वायरस था जिसको 1965 में दो वैज्ञानिक जिनका नाम था DJ ट्रेयल और ML बॉयन, इन दोनों के द्वारा इस वायरस को खोजा गया था। तथा उसके 2 साल बाद 1967 में इसको देखा किसने, इसको पहली बार जो है वो जून एल्मिडा ने देखा था। तो इस प्रकार से खोजा DJ ट्रायल्स और ML बॉयन ने था, जबकि इसको देखने का जो कार्य किया था पहली बार वो जून एल्मिडा के द्वारा किया गया था। अब यह वायरस डिटेक्ट कहाँ पे हुआ था? तो एक छोटा लड़का था जिसको सामान्य सर्दी या कॉमन कोल्ड के लक्षण थे, जिसके नोजल वाशिंग अर्थात जो नाक से जो सर्दी के समय जो पानी निकलता है उस नोजल वाशिंग से इस वायरस को आइसोलेट किया गया था। तो यह कुछ बातें थी। अब आगे चलते हैं विश्वनाथन आनंद के संबंध में। तो यह क्यों चर्चा में है? तो शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंदन को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए इस संगठन में शामिल हुए हैं। अब थोड़ा सा ये पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो इसको देख लें तो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को वर्ष 1976 में शुरू किया गया था। यह देश में युवाओं, स्कूली बच्चों और नागरिकों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने का कार्य करता है। इसके बारे में याद रखिएगा 1976 में प्रारंभ किया गया था। क्यों प्रारंभ किया गया था? तो जो युवा हैं देश के और स्कूली बच्चे और जो नागरिक हैं उनको पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा सके। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समस्या हल करने वाले महत्वपूर्ण विचारकों और पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों का निर्माण करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस WWF जो संस्था है जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या शॉर्ट में वर्ल्ड वाइड फंड भी लोग कह देते हैं, पर पूरा नाम इसका है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन था, एक इंटरनेशनल NGO है जो 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसको गठित किया गया था। तो याद रखिएगा 1961 में कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में। तो यहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी है। और यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध और एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। और इसका WWF का जो स्लोगन है वो है फॉर ए लिविंग प्लेनेट, जबकि इसका जो लोगो है यदि आप देखेंगे तो जायंट पांडा इसका लोगो है।
और यह जो WWF है यह एक प्रकार का फंड है या एक प्रकार का कोष है जिसमें आधे से अधिक जो हिस्सा है फंड का वो व्यक्तिगत निजी स्वैच्छिक दान के रूप में आता है, जबकि जो बाकी हिस्सा होता है वो अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड इन 3 देशों के द्वारा पूरा किया जाता है। तथा इस संगठन का जो कार्यालय है वो विश्व के अधिकांश देशों में है और भारत में भी संगठन है जिसका नाम है WWF इंडिया, जिसका एम्बेसडर आनंदन को बनाया गया है। अब थोड़ा सा विश्वनाथ आनंदन के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे हैं और वह भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे हैं तथा इन्होंने 2002 के बीच में लगातार FID अर्थात वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती और यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले एशियाई थे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक मोटरसाइकिल कंपनी है नॉर्टन। तो यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए आया कि भारत की दोपहिया कंपनी TVS ने UK की अर्थात इंग्लैंड की 122 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया और यह अधिग्रहण कितने में किया है? तो 16 मिलियन पाउंड में किया गया है। और यह जो नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी है इसकी स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन के द्वारा बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में 1898 में किया गया था, जबकि जो TVS कंपनी है इसकी स्थापना 1978 में त्रिकुंगुदी बेंगाराम और सुंदरम इयंगर ने की थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में है और यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है। आगे बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति हैं सहारे ओरम। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये वयोवृद्ध आदिवासी नेता और उड़ीसा सरकार में मंत्री रहे सहारे ओरम का निधन हो गया। इन्होंने पहली बार 1971 में ये विधायक चुने गए थे कांग्रेस के सीट से। तथा एक अन्य व्यक्ति हैं स्वतंत्रता सेनानी RV भुसकुटे, इनका भी निधन हो गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे स्वतंत्रता सेनानी RV भुसकुटे का निधन हो गया। तो ये नाम याद रखिएगा, क्या थे इस चीज़ को याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। तो जो ये RV भुसकुटे हैं इन्होंने भूमि कानून पर कई किताबें लिखी और राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर काम किया था। तथा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है या इसको अगस्त आंदोलन कहते हैं या भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जो बॉम्बे सत्र हुआ था ग्वालियर टैंक में, वहाँ पर इसकी घोषणा इन्होंने की। और 9 अगस्त को जब यह आंदोलन प्रारंभ होता है तो 9 अगस्त को ही जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के सबको ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रकार से जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह कह सकते हैं एक प्रकार से नेतृत्वविहीन आंदोलन था। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं एक प्रश्न की। हमें यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है वो चुनना है। पहला कथन है कि US अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कोविड-19 को ऑर्फन रोग घोषित किया है। तथा दूसरा कथन है कि 80% जो दुर्लभ बीमारियां हैं वो मूल रूप से आनुवंशिक होती हैं। तो हमें इसमें से बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से दोनों कथन सही हैं, अर्थात ऑप्शन सी जो है 1 और 2 दोनों सही है। अब इसका स्पष्टीकरण थोड़ा देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA द्वारा कोविड-19 को ऑर्फन रोग या दुर्लभ रोग घोषित किया गया है। ऑर्फन जिसका मतलब होता है क्या? अनाथ। तो ऑर्फन रोग या दुर्लभ रोग घोषित किया गया है। और जो दुर्लभ रोग जो होता है यह एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति होती है जिसका प्रचलन लोगों में प्रायः कम पाया जाता है या सामान्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम लोग इन बीमारियों से प्रभावित होते हैं। ये डिफिनेशन देखेंगे तो यह कोरोना वायरस पर सेट नहीं होगी, क्योंकि जो कोरोना वायरस है यह बहुत तेज़ी से प्रसारित हुआ और बहुत लोगों में यह फैला है और विश्व की 15 लाख से अधिक जनसंख्या जो है इससे प्रभावित है। तथा ये जो दुर्लभ बीमारी है इसकी कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, अलग अलग देशों में इसकी परिभाषा अलग होती है। तथा 80% जो दुर्लभ बीमारियां हैं या जो ऑर्फन डिजीज हैं ये मूल रूप से आनुवंशिक होते हैं, इसलिए जो बच्चे होते हैं उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब इसको अमेरिका सरकार के द्वारा या वहाँ की जो ये एजेंसी है उसके द्वारा इसको ऑर्फन रोग क्यों घोषित किया गया? तो ऑर्फन रोग घोषित इसलिए किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ऑर्फन ड्रग अधिनियम 1983 है के अनुसार यदि किसी रोग को ऑर्फन रोग घोषित कर दिया जाता है तो इस रोग के लिए जो कंपनी औषधि बनाती है उसे कई प्रकार के प्रोत्साहन
प्रदान किए जाते हैं। तो इसीलिए इसको ऑर्फन रोग घोषित किया गया है, जिससे कि कंपनियां आगे आएँ और उनको सरकार क्या करेगी, विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देगी, जैसे कि लाइसेंस मिलने में या कोई चीज़ स्वीकृति देने में कम टाइम लगेगा, फंड वगैरह इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिससे कि ये जो कोरोना वायरस महामारी है, इस वायरस का जल्द से जल्द इलाज खोजा जा सके। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जो दुर्लभ रोगों हेतु राष्ट्रीय नीति 2020 है, इसके अनुसार दुर्लभ बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं उनको देख लेते हैं। इसमें दुर्लभ बीमारियों में अनुवांशिक रोग, दुर्लभ कैंसर, उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग या इन्फेक्शस ट्रॉपिकल डिजीज, अपक्षीय रोग, डिजेनरेटिव डिजीज, ये इस दुर्लभ बीमारियों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको हम यहाँ पर हमने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।